चलिए तो शांति बैठिए, राधे राधे। इधर ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसको शुरू किए थे। और इसमें हम लोगों ने समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, यूटोपियन समाजवाद कौन थे, वैज्ञानिक समाजवाद कौन थे, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसके बाद और क्या पढ़े थे जी, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कहां से आई हो छुट्टी? रघुनाथपुर भी तोरे गांव के है? किधर घर है? भील चूड़ा मिल, बूढ़ा बाबा उनके ही के है? हाँ, मिल तोरे है इसका, तुम्हारी है, बाबा तोर दादा हैं। ठीक, चलिए तो इधर ध्यान दिए। तो आज हम लोग उसके आगे बताए थे कि क्या पढ़ेंगे जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूस में जो क्रांति हुई है, जिसे हम अक्टूबर की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहो, इतने नाम से जानते हैं। जानने से पहले सोनू से एक सवाल है। अच्छा सोनू, ये जो जूनियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके बीच के अंतर बताओ। 13 दिन के अंतर है। ठीक, बैठ जाओ, आप बताइए। हाँ, आप ही सर। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? हाँ? अच्छा, इधर से बताइए कोई। कार्ल मार्क्स को थोड़े कहते हैं, कार्ल मार्क्स की किताब है, तो देख के ऐसे बोलेगी खड़े खड़े, तो बंद करो किताब। दास कैपिटल कब लिखा गया है? हाँ, 1867 में। 1848 में क्या किए थे कार्ल मार्क्स? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही है। समाजवादी घोषणा, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए थे। आप बताइए, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? कहाँ? मेन देश बताइए, बाकी छोड़िए, देश बताओ। हाँ, ब्रैकेट में जो देश है जी, जर्मनी। ए नैका बच्चा, इतना सवेरे है, बताओ कार्ल मार्क्स के पिताजी का क्या नाम था? कल आया था ना जी? नहीं आया था, का है? तू बताओ, कार्ल मार्क्स के पिता के नाम। बताओ रे, तुम बताओ जी। कार्ल मार्क्स के पत्नी के क्या नाम था? हैं? मेजिनी? जेनी नाम है, मेजनी से ब्याह करवा दिया ओकरा। तू बताओ रे, साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1864 में। वाह वाह, कब भूलियल मिया? के कर लिखल? जारी करने वाला नाम बताओ व्यक्ति के। और इंग्लिश, ठीक है, खाली इंग्लिश भी याद रखेगा तो हो जाएगा काम। चलो तब वो सब बात खत्म करते हैं, आते हैं अब इधर चैप्टर पर। आज हम लोगों को पढ़ना है बोल्शेविक क्रांति। ठीक, ये क्रांति हुई है 1917 में, ठीक ना। अब 1917 के क्रांति को भी हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, आगे वो सब आएगा, लेकिन क्रांति पढ़ने से पहले हम लोग रूस की स्थिति पढ़ेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोग क्रांति करने पर मजबूर हो गए और क्रांति कर दिया अपने ही राजा के खिलाफ। इसको फांसी पर चढ़ा देता है वहां के जनता सब। ये दिख रहा है तस्वीर में, ये जार निकोलस द्वितीय है, ठीक ना। तो 1917 में क्रांति हुई है। 1917 में दो बार हुआ है, एक हुआ मार्च में, इसको मार्च कहो या फरवरी कहो। मार्च या फरवरी क्यों हो रहा है? कैलेंडर के वजह से। जूलियन 13 दिन पीछे, ग्रेगोरियन 13 दिन आगे, तो एगो से होता है फरवरी, एगो से होता है मार्च। असल में जब घटना घटा था तब वो फरवरी में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जूलियन कैलेंडर चलता है। ठीक, 1918 में जाकर के क्या हुआ है, आया है ग्रेगोरियन। तो 1918 के पहले के जितना भी घटना है
उसमें जो पीछे वाला डेट रहेगा वही तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा, नयका से इसमें घुस जाता है। अब जो भी हो, तो मार्च में हुआ एक क्रांति और दूसरा क्रांति होता है अक्टूबर में, ठीक। और नयका कैलेंडर से ही चला जाता है कहाँ, नवंबर में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये भी तुमको जानना है ना। हम जो बताएंगे बस उतने आपको याद रखना है, हम बता रहे हैं यहाँ लेक्चर में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब करवाएंगे तो वहां तुमको जो टिक आउट किया जाएगा वही तुमको याद रखना है, वही एग्जाम में आएगा, वही टिक करना है। नहीं तो कहिए है 19 के है सोशल साइंस के, आज से एग्जाम शुरू हो गया ना 10th के, देख लेना संस्कृत में जितना पढ़ाए ऑब्जेक्टिव करवाए हैं आएगा, क्वेश्चन मिला के देख लेना कितना लड़ा, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा सही राह पर जा रहे हैं कि ना जा रहे हैं, समझ गया। आए जोन वाला हम देंगे वो ला करेगी, और कौन करेगी, तो अभी हम दे दिए ऑब्जेक्टिव कर, कल थी तो आधा कथा खत्म होला पाई तो कहां से समझ में आएगा, क्लास खत्म हो गया है आधा, देखी थी तो जूलियन ग्रेगोरियन ना समझ में आया, तदा स्किप मारे वाली या दोगुना स्पीड करके देखेगी तो कहां से समझ में आएगा, क्लास मत छोड़ा कीजिए। अब देखो आ जाओ यहाँ पे, तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो सही में अगर देखो नयका कैलेंडर से तो कब हुआ है जी, नवंबर 1917 में, लेकिन इसको कहते हैं अक्टूबर की क्रांति क्योंकि वो अक्टूबर में भी हुआ है, ऐसे मार्च में भी हुआ है, लेकिन असल वाला कौन है जो अक्टूबर या नवंबर में हुआ, वो क्योंकि वहां से रूस की पूरी राजनीति बदल गई, वहां से राजा को हटा दिया गया, जनता की सरकार बनेगी, बाद में फिर लेनिन आएगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ दूगो, हम कह रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, तब तक के लिए आप क्या रहिए, शांत रहिए कि अक्टूबर की नवंबर, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कि पूछा कैसे है, समझ गई। तो थोड़ा सा शांत रहिए इस बात को लेकर के। अब देखिए इस क्रांति ने क्या किया है, 1917 में जो हुआ नवंबर की क्रांति, सम्राट का अंत कर दिया, वो जो निरंकुश राजा था ये जार निकोलस द्वितीय, इसका अंत कर दिया और अंत कर करके लोकतंत्र की स्थापना किया। साथ ही साथ यहाँ पे सामाजिक आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जमींदार थे, वो लोग जो कब्जा जमा हुए थे उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये चीज समझ में आ रहा है, समझ में आया ना आया तब बोलो। 1917 में नवंबर में क्रांति हुई, ठीक। इस क्रांति में क्या किया गया, ये जो निरंकुश राजा है, निरंकुश मतलब समझते हो, जो सिर्फ अपने मर्जी के काम करे, जनता की बात वो नहीं सुनता है, पूरा ताकत अपने पास रखता है, पूरी शक्ति अपने पास रखेगा और अपने अनुसार वो काम करे, जनता की बात ना सुने तो उसको हम क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। और ये वैसा ही राजा था, अपने अनुसार काम करता था, ठीक। जनता इससे परेशान हो चुकी थी, कैसे परेशान थी वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम सीधे परिणाम देख रहे हैं। तो जनता परेशान है, क्लियर बात, तो परेशान है तो इसके खिलाफ आंदोलन करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको गद्दी से हटा देगा। तो जब राजा हट गया तो इसके जगह कोई तो होना चाहिए, तो ये लोग लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, अपने द्वारा चुन के और सरकार बनाएंगे। वो जैसे ही सरकार आएगी, पहले से जो इसका पूरा देश पर कब्जा था उसको खत्म, जो अमीर लोग थे, पूंजीपति वर्ग लोग थे, वो पूरा जो कब्जा जमा हुए थे उन सब चीज को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जो नई सरकार आएगी वो इन सारी चीजों को खत्म कर देगी, समझ गए। तो ये फायदा होता है। अब इसको होने के पहले कुछ कुछ कारण है, कारण देखिए क्या है, तब समझ में आएगा क्रांति क्यों हुआ। सबसे पहले जानो कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि रूस के लोग क्रांति करने को मजबूर हो गए, कुछ तो बात रही होगी। ऐसे ही तो अब किसी का बढ़िया राजा रहेगा तो क्यों क्रांति करेगा, जाहिर सी बात है राजा बढ़िया काम नहीं कर रहा था, वहां के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो उन्होंने क्या किया, क्रांति किया। तो देखो 1917 से पहले रूस में जिस वंश का राजा था उसका नाम था रोमनोव राजवंश। अगर पूछ देवे कि जार निकोलस द्वितीय किस वंश के राजा था, तो रोमनोव राजवंश, ठीक। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में बुर्बो वंश, आर्लियंस वंश पढ़े हैं, वैसे यहाँ क्या है, रोमनो वंश है, ठीक। और यहाँ पे राजा कौन है, तो राजा था पहले तुमको एक अलेक्जेंडर द्वितीय और फिर जार निकोलस, दुए राजा को अभी फिलहाल तुमको पढ़ना है। एक सवाल तुमको पूछेगा कि रूस में जार का मतलब क्या होता है, तो वहां पे राजा को हम लोग क्या कहते हैं,
जार कहते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता था। वहां पे ऑप्शन अलग लगेगा, लेकिन आप लोग कहाँ टिक करना है, सम्राट में। तो रूस में सम्राट को जार कहते हैं। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं जार निकोलस द्वितीय, यानी सम्राट निकोलस द्वितीय, राजा निकोलियस द्वितीय कह रहे हैं, ठीक ना। तो रूस में सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं, ये क्लियर। 1917 से पहले रूस में किस वंश का शासन था, रोमनो वंश के था, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, तो इसमें आपको सीधे आ जाना है कहां, देखो नाम आ गया जार निकोलस द्वितीय। जिस टाइम पे रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, उस टाइम पे रूस के राजा कौन है, जार निकोलस द्वितीय। और ये राजा है कैसा, तो एक नंबर के निरंकुश राजा है, अत्याचारी राजा है। वो अपना शक्ति किसी को बांटना नहीं चाहता है, वो अपने अनुसार काम करना चाहता है। वो दैवीय अधिकारों में विश्वास करता है। दैवीय अधिकार का मतलब होता है कि माना जाता है ऐसा इस विचारधारा में कि सृष्टि को बनाने वाले कौन है, भगवान है। हमारे कर्ता धर्ता कौन है, भगवान है। लेकिन भगवान खुद आकर के यहाँ पे शासन को नहीं चला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, अपना एक व्यक्ति भेजा कि जाओ तुम सृष्टि में क्या करो, शासन को चलाओ। और जो व्यक्ति वो चलाता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। तो राजा कहता था कि जैसे तुम देवता के हर एक बात मानते हो, वो तुम्हारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, तुम उन्हीं को अपना देवता मानते हो, उन्हीं से प्रार्थना करते हो, वैसे ही हम तुम्हारे लिए हैं। हम जो कह रहे हैं मेरी बात मानो, मैंने जो फैसला किया वही सही है। तो 1917 में जनता ने कहा कि देख भगवान तो दिखाई दे ना, इलेल तू बच जा है, तू तो सामने है, तोरा तो कूट दो। धर के इनका कूट दिया, ठीक। तो ये समझ गया दैवीय शक्ति का होता है, यानी कि हम भगवान के जैसा हैं, हम जो फैसला कर दिए वो सही है। तो वही चीज यहाँ बताया गया है। राजा को जनता के सुख दुख की कोई चिंता नहीं था, अपने में मस्त था, ठीक। वो अपना जो भी बनाया हुआ था अफसरशाही, अपने साथ काम करने के लिए जो लोग रखे हुए थे वो भी कैसन था, तो एक कर मन पसंद के फलना हाथ, हम मेहरारू के भाई है, फुफेरा भाई है, दूर के रिश्तेदार है, आओ कोई के मंत्री बना दिए, कोई के सेनापति बना दिए, कोई के हई मंत्री हो मंत्री, ऐसे करके पूरा पद बांट दिया। पद दिया है किसको, अपने रिश्तेदारों को। किस आधार पे, देखिए हम रिश्तेदार में है, रिश्तेदार में होने से व्यवस्था नहीं चलती है, व्यवस्था चलाने के लिए योग्यता होनी चाहिए। जिसे आप सेनापति बनाए, पहले उसमें सेनापति होने की योग्यता तो होनी चाहिए। एगो माछी मरेबे न करे थे, ओका दे दिलु युद्ध लड़ेला, ओका से होते युद्ध कभी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को ये नियुक्त किया वो अपने अनुसार किया, भले उसमें योग्यता हो या न हो, हमारे करीबी है इसको ये वाला पद मिलेगा। और इस वजह से भी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, और अंततः लोगों के पास यही रास्ता बचा कि इसको हटाना पड़ेगा, राजा को हटाना पड़ेगा। दूसरा कारण देखो, तो पहला चीज समझ गया क्या था जी, पहला में राजा जो है वो निरंकुश था, शक्ति अपना छोड़ना नहीं चाहता था। जो भी अपने साथ काम करने के लिए लोग रखा था वो सब भी कैसा था, सब अयोग्य था, खाली रिश्तेदारी के नाम पर था, तो काम बेहतर हो नहीं रहा था। जनता के सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं था। जनता एक दिन परेशान होकर के आंदोलन करेगी, क्रांति करेगी। दूसरा कारण है वहां के किसानों की स्थिति। किसान की स्थिति एकदम दयनीय थी, मतलब एकदम खराब, जितना तुम समझ सकते हो उतना कहो। रूस में सबसे ज्यादा कौन था, किसान था, और किसान की स्थिति क्या है, दयनीय है। इस चीज को देखते हुए नाम बताए थे अभी तुमको, ये बोला 1861 में जार अलेक्जेंडर कुछ सुधार किया था किसानों के लिए, लेकिन सिर्फ वो नियम बन के रह गया, जमीनी तौर पर लागू नहीं हुआ, किसानों को उससे कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, उसका स्थिति पहले के जैसा ही दयनीय था। फिर जार निकोलस द्वितीय आया, उसने तो और कर दिया। चीज क्लियर हो रहा है, कोई उन्ने तक रहा है, कोई उन्ने तक रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि आखिर रूस में क्रांति क्यों हुई, कुछ तो कारण रहा होगा। अभी में से कोई लड़का उठ के हमारा 2 थप्पड़ दे देवे, यहाँ पे एक राजा के रूप में हम हैं, तुनी जनता के रूप में है, कोई उठ के हमको 2 थप्पड़ दे दे, या पूरा क्लास तो लोग हमारा खिलाफ हो जाए, तो पीछे कुछ तो कारण होगा, पूछा जाएगा क्यों किया। तो वैसे ही अगर जनता रूस के अपने राजा के विरुद्ध आवाज उठा रहा है,
उसको फांसी पर चढ़ा दे रहा है तो पीछे कुछ कारण होगा। तो पहला कारण क्या बताएं, राजा अत्याचारी था, उसको सिर्फ अपना पड़ा था, जनता से उसको कोई लेना देना नहीं था, पहला कारण बता दिए। दूसरा कारण में क्या बता रहे हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा किसान है, किसान की स्थिति कैसी है, दयनीय है, हालत खराब है, सुधार किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछता है कि किसानों की स्थिति में सुधार किसने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कब किया है, 1861 में सुधार के नियम कुछ लाया था। तो ये एमबीबीआई क्वेश्चन है, अपन टिक कर लो। लेकिन इससे क्या किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। अब जब सुधार नहीं होगा तो किसान भी यहाँ पे क्या है, परेशान है, तो वो भी क्या करेगा, आगे चल के आंदोलन करेगा। तो दूसरा कारण क्या बना, कृषकों की दयनीय स्थिति। एक, राजा निरंकुश है इसलिए जनता आंदोलन करेगी। दूसरा, किसान जो वहां के है उसका हालत खराब है, दयनीय स्थिति है, तो वो भी उस चीज से परेशान होकर करेगा। तीसरा कारण, वहां के जो मजदूर है उसकी भी हालत वही है। कल बताए थे ना कि जब उद्योग आया था तो किसानों से 16 घंटे 18 घंटे काम करवाना, कोई उनको विशेषाधिकार नहीं था, संघ तक बनाने का अधिकार नहीं था, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे चीज यहाँ भी है। तो यहाँ के भी मजदूरों की स्थिति क्या है, दयनीय है, खराब है। वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं है, वो भी चाह रहा है कि राजा को हटाएं और कुछ नया कोई व्यक्ति को लाएं और व्यवस्था में सुधार करें। समझ गया। तो पहला कारण, राजा निरंकुश है इसलिए जनता आंदोलन करेगी। दूसरा, किसानों की स्थिति दयनीय है इसलिए आंदोलन होगा। तीसरा, वहां के जो मजदूर है उनकी भी स्थिति दयनीय है, उनका भी स्थिति खराब है, तो वो भी चाह रहे हैं कि सरकार को हम बदल दें, राजा को हम हटा दें। समझ गए। तो ये तुमको बना तीसरा कारण। उसके बाद चौथा कारण, औद्योगिकरण की समस्या। देखो, बाकी देश में जिस प्रकार से औद्योगिकरण आ रहा था, यानी नए नए उद्योग लग रहे थे, वैसे उद्योग रूस में नहीं लग रहा था। रूस में बहुत कम औद्योगिकरण हो रहा था। औद्योगिकरण मतलब समझता है, काची, नया नया फैक्ट्री वगैरह लगाना। तो इसकी शुरुआत हम कल तुम लोगों को बताए थे कि उधर यूरोप से हुआ है, जो भी ब्रिटेन है, जर्मनी है, उधर से शुरू हुआ। तो उधर पूरा औद्योगिकरण हो रहा था। और अगर तुम विश्व के मानचित्र पर रूस को देखोगे तो आधा जाता है यूरोप में और आधा है एशिया में, दो महादेश में वो फैला हुआ है। तो वहां के लोग तो देख रहे थे कि बगल के देश में क्या हो रहा है, पूरा औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रहे हैं, लोगों को वहां पे काम मिल रहा है, और हम लोगों के यहाँ औद्योगिकरण नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो इसका कारण कौन हो सकता है, राजा है। वो लगा ही नहीं रहा है तो लगेगा कहाँ, लग भी रहा है तो कहीं एक आध दो जगह पे लग रहा है। तो इस वजह से भी वहां के जनता गुस्से में था कि औद्योगिकरण होता तो हम लोगों को रोजगार मिलता, काम करते, इनकम होता, राजा कर नहीं रहा है। तो वो लोग भी चाहते थे कि हम राजा को बदल दे। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा कारण। पांचवा कारण में आ जाओ, तो जार निकोलस द्वितीय के एगो अलगे नीति चल रहा था। अभी हम तुम लोगों को बताएं कि पूरा ही अगर रूस के तुम देखोगे तो ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, पूरा फैला हुआ है दूर तक। विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में, इतना बड़ा और कोई देश नहीं है, दो दो गो महादेश में फैला हुआ है। अब हमने अपने भारत में ही देखो, हम लोग हैं क्या, हमारे जितने भी भारत के लोग हैं सबकी भाषा एक है, सबकी खान पान एक है, पहनावा ओढ़ावा एक है, सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है। अब ऐसे मान लो कि भारत सरकार कहे कि हम सबको हिंदी बनाएंगे, सब हिंदी बोलेगा, और जैसे ही हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू रहते हैं वैसे ही रहना होगा। क्या ये चीज संभव है? जनता चुपचाप इस बात को मान लेगी? हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे? या मान लो हमने पास थोप देवे सरकार की सबको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी नहीं चलेगा, क्या हम खुशी खुशी इस बात को मानेंगे? जरूर आंदोलन करेंगे। वही चीज यहाँ भी हुआ। रूस के जो राजा है जार निकोलस द्वितीय, वो पूरे देश का रूसीकरण करना चाहता था। रूसीकरण के मतलब कि वहां की भाषा क्या हो, रूस वाला हो, एकदम रूसी जो वो सब बोलता है। और चीज खान पान पढ़ाई लिखाई सब का कर देवे, सब रूस वाला कर देवे। जबकि जैसे हमारे देश में भिन्नता है वैसे वहां भी क्या थी, भिन्नता थी, अलग अलग थी। एक देश से मतलब यही रूस है, ठीक, लेकिन यहाँ की भाषा कुछ और है, यहाँ की भाषा
कुछ और है, इधर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ऐसे करके सबके अलग अलग है अपना, समझ गया। और सब एक साथ रह रहा है। जैसे हमने कैसे पंजाब वाला पंजाबी बोल रहा है, बंगाल वाला बंगाली बोल रहा है, गुजरात वाला गुजराती बोल रहा है, हम लोग मगही हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन है सब लोग एक ही देश में। वैसे ही ये लोग था। जार निकोलस द्वितीय कहा कि हम एक काम करते हैं, इस पूरे का रूसीकरण करते हैं। भाई आपको यहाँ रहना है तो कौन सी भाषा बोलना होगा? रूसी। हम जिस संस्कृति को मानते हैं वही संस्कृति आपको अपनाना होगा। हम जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आपको भी पूजा पाठ, यानी सब कुछ मेरे जैसा तुमको करना होगा। तो वहां के जो लोग थे जो इस चीज को नहीं चाहते थे, वो भी इसके खिलाफ हो गए कि ऐसे कैसे, तो मेरी आजादी होनी चाहिए कि हम किस भाषा में बात करेंगे, कौन से संस्कृति को अपनाएंगे, तुम बोलने वाला कौन है। तो इसके वजह से विद्रोह भी हुआ था, समझ गया। देखो 1863 ईस्वी में वहां पे एगो जनजाति है या जो जनसंख्या, उसका नाम क्या है? पोलो। तो उन लोगों ने आंदोलन कर दिया कि हम तुम्हारी ये रूसीकरण की नीति को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे सभ्यता, तुम्हारे संस्कृति, तुम्हारे भाषा को हम नहीं अपनाएंगे। हम उस देश में हैं लेकिन रहेंगे कैसे? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा में। तो जब ये आंदोलन करेगा तो राजा जाहिर सी बात है इसको क्या करेगा? दबाने का प्रयास करेगा। जैसे ही दबाएगा तो इन लोगों में और क्या होगा? गुस्सा फूटेगा और चाहेगा कि इस राजा को हटा दें। तो एक ये भी कारण बन गया किसका? रूस के क्रांति के। सबके अलग अलग कुछ न कुछ कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आज किसी बात के लिए हम इसको पीट दिए, कल तुमको, परसों उसको, उसको उसको, तूने सब देख रहा है कि बार बार ही हमको पीटते रहता है। तो एक दिन तूने सब मिल के हमरा पीट देगा। राजा यहाँ क्या कर रहा है? फेरा फाड़ी हर किसी को शोषण ये कर रहा है, उसको उत्पीड़न कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, जो भी कर रहा है। अब वहां के सब लोग धीरे धीरे इस बात को देख रहे हैं कि तो हमरो पीट रहा है, तोरो पीट रहा है, पीट रहा है। एक बार सबका होगा, मिल जाएगा, मिल करके राजा के खिलाफ हो जाएगा। ठीक, राजा को हटाएगा। पहले तो एक बार उसको झुकाता है, दूसरा बार में हटा देता है। एक चीज और है, विदेशी घटना। राजा निरंकुश अपने मन से चले वाला, इसके पास जितने भी काम करने वाले लोग हैं सब अयोग्य व्यक्ति, किसी में योग्यता नहीं है, बस पद धारण किए हुए है। ऐसे में दो गो युद्ध हुआ उस टाइम पर। एक हुआ है क्रीमिया का युद्ध और एक हुआ है जापान के साथ इसका रूस। क्रीमिया के युद्ध में भी हार गया और जापान इतनी को देश उतना बड़ा रूस के हरा दिया। ये बात है रूस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा कैसे सकता है, और वो इसके खिलाफ हो गया है। बिल्कुल इसको ऐसे समझो कि हमने कितना बड़ा देश है, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से हमने के देश हार जाए तो हमने मोदी जी के छोड़ देंगे? आए विद्रोह करेंगे कि ना करेंगे? कि कोई बड़ा देश से हारता तो मानते कि चलिए वो शक्तिशाली है, उससे हम हार गए। नेपाल, भूटान जैसन देश से अगर आप हार जा रहे हैं, सीधी बात है कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, हम लोग विद्रोह कर देंगे। वही हाल यहाँ हुआ था। क्रीमिया की युद्ध हुआ और क्रीमिया की युद्ध में क्या हो गया? रूस हार गया। इससे लोगों के मन में गुस्सा फूटा। फिर 1904-05 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ और इसमें भी रूस क्या हो गया? हार गया। तो छोटे छोटे देशों से जब ये हार रहा है तो कहीं ना कहीं रूस के लोगों के लिए अपमान था। उनको शर्म से अपना सर झुकाना पड़ रहा था कि मेरा देश हार गया। हारने का वजह कौन है? राजा। अगर वो शक्तिशाली होता, अपना सेना मजबूत रखता, हथियार मजबूत रखता, योग रखता सब लोगों को जिसमें योग्यता हो, तो युद्ध नहीं हारता। योग्यता नहीं थी इसलिए युद्ध हार जा रहा था। तो ये अपमान से भी वो लोग गुस्सा थे, कहें कि ये राजा अगर रहा ना तो हमने क्या कर देगा? गुलाम बना देगा। इसलिए इसको क्या करना है? हटा देना है। इसलिए भी आंदोलन होगा। तो देखो 1905 में जब रूस और जापान की लड़ाई हुई, इसमें रूस का हो गया? हार गया। ठीक, एक छोटे से देश से रूस हार गया और जैसे ही ये हारा, अब जनता में फूटा आक्रोश। अब तक तो जो भी घटनाएं हो रही थी राजा किसी तरह से उसको छिपा ले रहा था, इन्ने के बाद उन्ने करके छुपा रहा था, लेकिन हार हो गई, इसको आप कैसे छिपाइएगा? ठीक, जैसे ही पता चला जनता को, क्या किया? उसके अंदर आया आक्रोश और आगे चल करके वो लोग क्या करेगा? आंदोलन करेगा। लोगों को, रूस के जो लोग हैं उनके अंदर जो ये भ्रम था कि हम शक्तिशाली हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश हैं,
वो भरम का हो गया, टूट गया। टूटा कब? जब उनका सेना एकदम फटे हाल में जैसे तैसे जान बचा के जब भाग के आया घरे देश में वापस, तो लोगों ने देखा तो उनका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। तब जाकर के उसको पता चला कि राजा तो हम लोगों को झूठा सपना में रखता था, सब बात छिपा के, असल में जो हम सोचते हैं वो है नहीं। ठीक। और जैसे ये बात पता चला, उन लोगों ने कर दिया क्या चीज? क्रांति 1905 में। समझ गए? 1905 में क्रांति हुआ और क्रांति में नारा दिया गया क्या चीज? रोटी दो। क्योंकि वहां पे किसानों की स्थिति दयनीय है, बाकी जनता की भी स्थिति दयनीय है, इतना दयनीय है कि भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग किसी तरह से रह रहा था। ये सारी चीज देखने के बाद उनका गुस्सा एकाएक सबका फूट गया एक साथ। लोगों ने आंदोलन कर दिया। 1905 में नारा लगाया क्या चीज का? रोटी दो। और जहां पे राजा रहता था उस जगह का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। उस तरफ चल दिया। पूरा भीड़ कहां जा रहा है? राजा के पास नारा लगाते हुए कि रोटी दो, पद छोड़ो, तू अयोग्य शासक है, जो भी नारा है वो देते हुए कहां जा रहा है? राजा के घर के पास सेंट पीटर्सबर्ग में। और वहां पे जाते 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 बीच में ही एक घटना हो गया। घटना का हुआ देखो, राजा को ये बात पता चल गई कि जनता जो है वो आक्रोशित हो चुकी है और मेरे महल के तरफ आ रहा है। तो उसने अपनी सेना भेजा और कहा कि जाओ, उनको रास्ते से तुमको लौटाना है। अगर बात से लौट गया तो ठीक, नहीं तो अगर गोली चलाना पड़े तो चला देना। आंदोलन करने वाले कैसे होते हैं? निहत्था, झंडा वगैरह लेके अपना प्रदर्शन करते हुए, नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ रूस की जनता, दूसरी तरफ है जार निकोलस की सेना। ऑर्डर दिया, ये लोग नहीं भागे, गोली मारने लगा अंधाधुंध, निहत्थे लोगों पर मार, धाए धाए मार। अपने ही देश के लोग अपने ही देश के लोगों पर क्या कर रहे थे? गोली चला रहे थे अंधाधुंध। वैसा ही घटना हमारे यहाँ भी हुआ है। उस दिन का नाम है 13 अप्रैल 1919। चौथा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए एक चीज था कि हम पे जो गोली चलाया वो था अंग्रेज, किसी और देश का। वो चलाया समझ में आया कि किसी और देश का है, उसका हम गुलाम थे, कीड़ा मकोड़ा जैसा थे हम, उसके लिए वो चला दिया गोली। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसी के देश का राजा, उसी के देश की सेना, उसी देश के जनता पर धराधर गोली चला रही है। इतना गोली चलाया, इतना गोली चलाया, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। और इस घटना को कहा गया खूनी रविवार, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी वो कौन सा दिन था? रविवार था। तो इस घटने को नाम क्या रखा गया? हम लोग की जो घटना हुआ है वो है जलियांवाला बाग में, तो इसका नाम है जलियांवाला बाग हत्या कांड। और ये हुआ है रविवार को, तो इसका नाम है खूनी रविवार या लाल रविवार। डेट देखो, एक जगह तुमको कितना है? 22 जनवरी, या एक जगह कितना है? 9 जनवरी। 9 जनवरी कौन से? पुराना यानी जूलियन कैलेंडर से। कितना दिन आगे चलता है ग्रेगोरियन? इसमें 13 जोड़ो, कितना आएगा? आ गया 22 तारीख है। तो अब यहाँ पे तू कहेगा कि सर जी 22 जनवरी के याद रखेंगे कि 9 जनवरी के? ये समस्या ना आएगा, तो उसको ऐसे याद करेंगे। खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो 9-22 जनवरी 1905। अब ऑब्जेक्टिव जब देगा तो अगर 22 16 है तो उसमें टिक करेंगे, 9 है तो उसमें टिक करेंगे। दोनों आएगा तो फिर ऊपर क्वेश्चन में कुछ तो बदलेगा कि पुराने कैलेंडर से कब हुआ था या नए कैलेंडर से कब हुआ था, ऐसे थोड़े दे देगा। ना तो फिर ऑप्शन देगा ए और बी दोनों। तो जब भी क्वेश्चन अगर देगा तो बता देगा कि हम आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो खूनी रविवार की घटना कब हुई हो? 1905 में हुआ है। आप 9 जनवरी कहिए चाहे 22 जनवरी कहिए, जिस दिन हुआ उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खूनी रविवार कहते हैं। जैसे ये घटना हुई, आग के तरह ये पूरे रूस में फैल गई कि राजा ऐसा काम किया है। बताओ, जब बाकी लोग जानेंगे कि अपना ही राजा हमारे ही देश के लोगों पर धराधर गोली चलाई है,
तो जनता के मन में क्या विचारधारा आएगा? खुश होगा कि गुस्सा फूटेगा? फूट रहा है, ये सब जामा हो रहा है। कहिया ला? 1917 ला। क्रांति एक दिन नहीं होती है, एक दिन में, ठीक? उसके पीछे कहानी बहुत पहले से शुरू होते रहता है। तो ये चीज हो गया। इसमें किसान भी बहुत ज्यादा भाग लिए थे और ये घटना हुई। उसके बाद क्या कहा गया, तो यहाँ पे 1905 में वहां के जनता ने कहा कि रुको, अब ऐसे काम नहीं होगा, अब बनाना पड़ेगा हम लोगों को संसद। जिसे हमारा संसद है ना, वैसे पूछेगा रूस के संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? क्यों किया गया इसकी स्थापना? राजा को हटाने के लिए और लोकतंत्र को लाने के लिए। कि तो अब हमनियों पर गोली चला दे रहा है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, ठीक? तो ये चीज किया गया। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे तो राजा देखा कि हमारे से गलती हो गया है, पूरा देश के जनता हमारा खिलाफ है, बात मान लेते हैं, मान लिया। लेकिन जैसे ही 1906 आते आते आंदोलन ठंडा पड़ गया, लोग शांत हो गए, राजा फिर से क्या कर लिया, क्या कह रहे, कौन ड्यूमा और कौन जनता की शक्ति, खाली हम हैं। समझ में आया? 1905 में राजा गोली चलवा दिया, कई सारे लोग मारे गए, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। राजा को समझ में आ गया कि अगर इस टाइम पे अगर कोई गलती की है, सब ले लेगा हमारा। तो चुपचाप जनता जो कहा वो बात मान लिया। ड्यूमा की स्थापना करना था, कर लो, हो गया। शक्ति कुछ छीनना है, हाँ भाई ले लो, शांत रहो। कितना दिन के लिए? मात्र 1 साल। 1905 में हुआ। जैसे ही मिला तो जनता सब शांत हो गया, अपने अपने काम में लग गया। जैसे ही राजा देखा कि अब जनता के आक्रोश ठंडा पड़ गया है, अपने अपने काम में व्यस्त है, उसने फिर से ड्यूमा को क्या कर दिया, कहा कि भगो यहाँ से, कौन ड्यूमा है रे, हम ही सबसे शक्तिशाली हैं। तो ये घटना कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 1906 में वो पूरा शक्ति अपन वापस ले लिया राजा, जनता में फिर आक्रोश फूटा कि लो ये तो धोखा दे दे लो। लेकिन उस टाइम पे क्रांति नहीं हुई, सबके मन में गुस्सा है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा घटना नहीं घट रहा है ना जिससे कि क्रांति हो। तो उस टाइम पे लोग गुस्सा अपने अंदर ही दबा के रह गए और 1905 के क्रांति पूरे तरह से क्या हो गया, विफल हो गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्रांति हुई, ड्यूमा की स्थापना हुआ, लेकिन साल भर बाद क्या हो गया, फिर पहले के जैसा ही व्यवस्था हो गया। तो इस क्रांति का कोई खास फायदा नहीं हुआ। फायदा यही हुआ कि आगे जब क्रांति होगी तो उसमें ये गुस्सा फोड़ने का काम करेगा कि पिछला बार क्रांति किए थे, पलट गया था, अब की इसको क्या करना है, निपटारा कर देना है। और अगला क्रांति कब होगा, 1917 में। ये है सबसे महान क्रांति, वहां की सबसे इंपॉर्टेंट। 1905 वाला के तो उतना नाम ना आएगा, क्रांति के नाम पर अगर कुछ याद है तो क्या है, 1917 की क्रांति, ठीक? इस क्रांति को करने में पढ़े लिखे लोगों का भी बहुत ज्यादा योगदान था। कभी भी देखो, कहीं पे भी कोई भी क्रांति होती है तो एक अनपढ़ व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता है, कहीं रेयर केस में कर दे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही क्रांति का नेतृत्व करता है, वही लोगों को जागरूक करता है, क्योंकि वो फैक्ट बताता है, वो आपको दिखाता है कि कहाँ पे आपका शोषण हो रहा है, वो आपको जगाने का काम करता है। फिर हम जागते हैं और उसके कहने पर आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। तो रूस की क्रांति में यहाँ पे बुद्धिजीवियों का, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भी योगदान था, वो लोगों को जगा रहे थे। इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम क्या है, लियो टॉलस्टॉय। उसने किताब लिखी थी वार एंड पीस, युद्ध और शांति। MVVI क्वेश्चन है तुम्हारा, अंडरलाइन कर लो। युद्ध और शांति को किसने लिखा, तो लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था, ठीक? अंग्रेजी में इसको कहते हैं वार एंड पीस, वो हिंदी अंग्रेजी कुछ में भी पूछ सकता है। तो ये लिखा। उसके बाद एक व्यक्ति है दोस्तोवस्की, तुर्गनेव, ये सब वहां के क्या हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोगों को क्या कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे राजा हमारा शोषण कर रहा है। उसके बाद कल आप लोगों को हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाए थे। मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने बेड़ियों के। तो कार्ल मार्क्स के विचारों से भी रूस के मजदूर का है, प्रभावित है कि कार्ल मार्क्स जो कर रहा है वो बात सही है, हम लोगों को अपना अधिकार लेना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने भी रूस की जनता को जगाने का काम किया। ऊपर 3-4 को नाम बता दिए, लियो टॉलस्टॉय,
दोस्तोवस्की, तुर्गेनेव, ये सब नाम है व्यक्ति के जो लोगों को क्या कर रहा था, जगा रहा था। उसके बाद एक और व्यक्ति है, उसका नाम है प्लेखानोव। सब नाम नया नया आएगा तो लगेगा तुमको भारी जैसा, लेकिन बार बार टेस्ट वगैरह देते हुए सुनाते सुनाते वो हो जाएगा आपको याद। अगला साल इस टाइम पर जाते जाते सब आपका रहेगा क्लियर, अगर रेगुलर पढ़ते रहे तब। बंद करके रख दीजिएगा तो ना। अब देखो, तो एक व्यक्ति कौन है जी, प्लेखानोव। अब माना जाता है कि रूस में अगर कोई पहला साम्यवादी व्यक्ति था जो साम्यवादी विचारधारा के बात किया तो वो कौन था, प्लेखानोव था। ठीक, ये वो व्यक्ति है जो चाहता था कि रूस में जो राजा है उसको हम क्या कर दें, खत्म कर दे, और कौन सी व्यवस्था ले आए, साम्यवादी व्यवस्था। और साम्यवादी व्यवस्था में कोई भी सरकार नहीं होती है, समाजवादी में तो सरकार होती है लेकिन साम्यवादी में नहीं होती है। तो ये विचारधारा रूस में सबसे पहले कौन लेके आया, उसका नाम है प्लेखानोव। समझ गए, तो वो ये चीज चाहता था। और 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। प्लेखानोव के बारे में समझ गए, वो व्यक्ति जो चाहता था कि राजा के शासन को हम खत्म कर दें, साम्यवादी शासन व्यवस्था लाएं, और इसी उद्देश्य से उसने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया। ठीक, और अरे वहां के पार्टी के नाम है जो ये इस बात के लिए लड़ेगा कि राजा को खत्म करो और एक लोकतंत्र की स्थापना करो, साम्यवादी व्यवस्था लेकर के आओ। कैसे नहीं, भी कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, वैसी वहां की ये पार्टी है। आगे चल करके यही पार्टी टूटेगा, यानी दो भाग में बंट जाएगा और बंट के नया पार्टी बनेगा। देखो 1903 में, 1898 में बनता है और 1903 में क्या होता है, टूट जाता है। इसको बढ़िया समझो, प्लेखानोव ने 1898 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1903 में जाकर के यही पार्टी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, तो यहां पे बता दिया गया है, साधन और अनुशासन को लेकर के हो गया लड़ाई कि कैसे व्यवस्था चलेगी, क्या होगी। मतलब कि एक वर्ग ये है, एक ये है, तुम मानो तू सब किसका हिस्सा है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब कोई वो मुद्दा रखा है पार्टी के सामने कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो ये वाला काम करेंगे, तो इधर से कहा कि होगा, इधर से कहा कि ना होगा। अब दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, तू नहीं करा है कि नहीं होगा, ये सब करा है कि होगा। तो अंततः इसका परिणाम क्या होगा, ये कहेगा कि होगा तो तू कहेगी कि हम तोरा में न रहम, चाहे तू कहेगी कि नहीं होगा तो ये सब कहेगा कि हम तोरा में न रहम, दो भागों में बंट जाएगा। तो 1903 में वही क्या हुआ, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बंट गया। एक का नाम पड़ा बोल्शेविक, जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी। तूने है कौन, बोल्शेविक, तुम्हारी संख्या ज्यादा है तो कौन हो गया तू सब, बोल्शेविक। और एक हो गया तुमको मेनसेविक। ये लोग कौन हो गई, मेनसेविक, क्योंकि इसकी संख्या कम है। ऑब्जेक्टिव पूछा है कि रूस में अल्पमत वाले दल को क्या कहते थे, तो अल्पमत यानी कम लोगों वाली के क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेंसेविक। और जिसमें बहुत ज्यादा लोग है उसको क्या कहते हैं, तो ये दोनों आप लोग अंडरलाइन रखिए, ऑब्जेक्टिव में हम करवाएंगे। ठीक, अब मनसेविक जो है, अब देखो लड़ाई का होगा। मनसेविक मध्यम वर्गीय के पक्षधर थे। मध्यम वर्गीय मतलब समझते हो, कल बताए हैं वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब कहाँ था, मध्यम वर्ग, जिसको हम लोग बर्जुआ वर्ग कहते हैं। तो ये लोग उसके नेतृत्व में सरकार बनाना चाहता था। और बोल्शेविक दल वाला क्या चाहता था कि सरकार बनेगा सर्वहारा वर्ग, यानी किसान और मजदूरों के नेतृत्व में, हो जाएगा लड़ाई। ठीक, तो ऐसे करके चीज चल रही थी। फिर 1901 में एक और पार्टी बना था, उसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये अलग पार्टी है, समझ गया। तो 1901 में ये वाला बना और ये सब पार्टी मिल करके क्या कर रही थी, राजा से किसानों के लिए मजदूरों के हक के मांग कर रही थी। समझ में आया, चाहे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो जो कि आगे टूट गया किस में, बोल्शेविक और मनसेविक में, तो वो पार्टी हो, चाहे फिर तुमको ये वाला पार्टी हो, ये सब मिलकर के क्या कर रहा था, राजा से किसान और मजदूरों की हक की मांग कर रहा था, उसके अधिकारों की
मांग कर रहा था और आगे चल करके यही क्या कर देगा, आंदोलन करेगा। तो आगे एक और कारण देखिए, तत्कालिक कारण का होता है जो एकदम क्रांति करवा देगा। ठीक, पीछे से हम कई सारे कारण पढ़ते रहे हैं कि जार निकोलस जो है, राजा जो है निरंकुश था, किसानों की स्थिति दयनीय थी, मजदूरों की स्थिति दयनीय है, युद्ध में हार गया था, उसके बाद क्रांति हुई है वगैरह वगैरह, जो 1905 वाला, ये सब कारण बनेगा। एक कारण बना उस टाइम के जिसके वजह से क्रांति हो जाएगा, वो होगा प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और हम आप लोगों को बताए हैं कि इस युद्ध में रूस भी कहा था जी, शामिल था, लड़ रहा था। रूस लड़ तो रहा था, क्यों लड़ रहा था? बिना मतलब के, उसको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस लड़ा है वो बेमतलब लड़ा है, अपन मतलब के फायदा लगी। राजा देखा कि हमारे देश के जनता का है, आक्रोशित है, आंदोलन कर दे रहा है, इसको ध्यान भटकाए कैसे, तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ओकरे में घुस गया। अब तुम अभी ऐसे सोचो, हमने के यहाँ पे देश में है, हमने के मोदी जी से 1000 शिकायतें हैं, और पता चला कि पाकिस्तान या चीन से हमने के लड़ाई चल रहा है, तो मोदी जी से शिकायत करेगा कि पहले युद्ध के कहेगा कि फाइनल करिए, पहले युद्ध फाइनल करो, हमने अपन अंदर के मामला बाद में देखा। क्या पता मोदी जी जान के करवाए होंगे कि सब मांग कर रहे थे, काम करो, लड़ाई करवा दो, मुद्दा को भटका दो, ये सब ध्यान दे देवे, उधर आई वाला बात भूल जाए। वही काम यहाँ राजा किया था, हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं, मोदी जी ऐसा किए नहीं है, ठीक ना, भले कहीं कहीं नाम आ गया है उनका, वो अलग बात है। ठीक, देखिए तो हुआ ये कि रूस ने बिना मतलब के इसमें शामिल हुआ। इसमें शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो जनता यहाँ पे असंतोष फैला हुआ है, जनता में जो आंदोलन कर रहा है, उसको हम भटका दें, उसको हम भुला करके और बाहरी मामलों में उलझा दें, कि वो अंदर के बात भूल जाए और बाहरी मामला में लग जाए कि ना, पहले देश का अपन विश्व युद्ध में जितना है अपन मांग हम लोग बाद में राजा समझेंगे। इसी उद्देश्य से जार निकोलस द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, समझ गया। लेकिन यहाँ पे इसके पास योग्य सेना तो था नहीं, सेनापति योग्य तो था नहीं, ये जापान जैसन देश से तो हार क्या रहा था, तो बाकी से कहीं जीत जाएगा? हर जगह क्या हो रहा है, इसकी हार हो रही है। हार क्यों हो रही है? सेना बढ़िया नहीं है, राजा के शासन व्यवस्था जो चलाने का तरीका है वो बढ़िया नहीं है, सब दिन तो ऐशो आराम में रहा है, युद्ध कहां से करेगा? देखो, तो हारने की वजह क्या थी? सेना के पास अच्छे हथियार नहीं थे, उनको जितना भोजन मिलना चाहिए उतना भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद युद्ध के बीच में ही जार निकोलस द्वितीय घुस गया, कहा कि सेना कहां लड़ेगा, कब लड़ेगा, इसका फैसला हम करेंगे, सेनापति के कोई वहां पे अधिकार ना है। युद्ध की नीति बेहतर जानता है सेनापति, राजा से बेहतर, तो सेनापति ना डिसाइड करेगा कि हमको कहां लड़ना है। अब मान लो हमने की लड़ाई होने वाला है किसी देश से, चीन से या पाकिस्तान से, तो जो हमारे सेनापति हैं उनको बेहतर पता है कि मोदी जी को बढ़िया से पता है, सेनापति को पता है कब युद्ध करना है, क्या है, कि वो पूरा उसी के बारे में पढ़ाई किया है, उसको उसकी जानकारी है। लेकिन मोदी जी कहेंगे हाँ हाँ, तो एक सेनापति एकदम लोल है, सही कह रहा है। तो कहने का मतलब है बुआ कि इसका सेनापति तो लोल है, तो ये तो महालोल होगा। आई महालोलवा कह रहा है कि कमांड अब हम अपने हाथ में रखेंगे, सेना कब कहां कैसे लड़ेगा ये हम बताएंगे। सेना के हथियार न दिले है, भोजन न दिले है, बेहतर ट्रेनिंग न है, तो युद्ध में जीतेगा कि हारेगा? हर जगह हार रहा था। अब जैसे ही हारा, पैसा तो खर्चा हो ही रहा था, युद्ध करने में पैसा तो खर्च हो ही रहा है, तो पैसों खत्म हो रहा है, युद्धो हार रहा है। ओकरा बाद और देखो, एक एगो पत्नी थी, नाम है जरीना, ठीक, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, और वो क्या कर रही है जी? उसका एक पादरी था, पंडित जी था, जार निकोलस द्वितीय का, उसका नाम है रास पुटिन। अब वो ओकरे से थी अझुराइल, हम ना कर रहे हैं, देख लो क्या लिखा गया है। जार निकोलस के अनुपस्थिति में
उसकी जो पत्नी है और उसका जो गुरु है जार निकोलस के, पंडित जी जिसका नाम है रासपुटिन, दोनों षड्यंत्र किया। किसके खिलाफ? जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। अब एक तो मेहरारूए का साथ ना है। बाद में क्या करता है, जार निकोलस द्वितीय को पता हो जाता है कि हई चोट्टा ये हमरे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसको फांसी पर चढ़ा देता है रासपुटिन को, कहता है चढ़ जा तू। ठीक, तो अगर देखो तो राजा के घर के, हाँ माने कि पुतिन नाम रहेगा तो उसी का वंशज हो जाएगा। कोई के राम नाम है तो वो रामे जी है। ये अलग दुनिया में जी रहा है। ठीक, तो देखो ये देश के बाहर अगर देखो ओकर देश में, तो जनता तो राजा के विरुद्ध में है, ये है। देश के घर के अंदर भी इसको क्या हो रहा है, साजिशें चल रही है। पत्नी मिला हुआ है, उसका जो गुरु है, जो पंडित है घर के राजमहल के, वो भी मिला हुआ है कि राजा को क्या करना है, निपटा देना है। तो इस तरह के कई सारे कारण थे, कई सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, और इन षड्यंत्रों से लोग परेशान होके इन जो भी उत्पीड़न था, जो भी कष्ट था जनता को, जो वो बदनामी झेल रहे थे, हार देख रहे थे, अपनी स्थिति देख रहे थे, सब एक साथ एक ही बार मिल गया। समझ गया? जो भी किसानों की स्थिति है, राजा निरंकुश है, मजदूरों की स्थिति खराब है, युद्ध में पराजय हो रही है, इधर प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हो रही है, सब एक साथ मिला। जनता में एकाएक लगा कि न रे, अब ये अति के अंत कर दिया है, अब इसको हटाना पड़ेगा। कितना आदमी सहेगा? अब इसको क्या करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा। और फाइनली शुरू होता है तुमको क्रांति। कब? 1917 में मार्च में। समझा? इसको हम पुराने कैलेंडर से फरवरी रखते हैं, नया कैलेंडर से मार्च रखते हैं। तो फरवरी मार्च में क्रांति हुआ। लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर गए, जो भी किसान मजदूर है वो कहाँ उतर गए, सड़क पे। और एक बार फिर से नारा लगा, क्या चीज, रोटी दो। जैसे 1905 में लगा था, वैसे ही यहाँ फिर से नारा लगा। और देखो 8 मार्च को, जिसे 7 मार्च से शुरू हुआ ना नया कैलेंडर से, अगला दिन 8 मार्च को महिलाओं ने भी काम छोड़ छाड़ के नारा में घुस गई, आंदोलन में कूद पड़ी, और वो लोग भी नारा लगाने लगी, का रोटी दो। पहला बार हुआ था कि महिलाएं भी क्या कर रही थी, आंदोलन में शामिल हो रही थी। और इसी वजह से तुम लोगों को कल बताए थे कि 8 मार्च को क्या किया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उसकी घटना यहाँ पे है, महिला भी इसमें शामिल हो गई। लाल झंडा लिया गया, जुलूस निकाला गया, और यहाँ पे जार निकोलस फिर कहा कि रे ये सब फिर लगा दिया रे। तो सेना कहा कि जी सर बोलिए, ताकि 1905 नियर जाओ मारो गोली। तो अब की सेना कहा कि यार वो बार तो मार के गलती करिए दिली, इहो बार है, अब की गोली उली ना चल, तो तू ही खराब है, तोड़े सुधारे पड़त। तो जब सेना को कहा कि जाओ गोली चलाओ, तो सेना कहा कि बेटा तोड़े हम गोली मार देंगे, जनता के थोड़े मारेंगे, वो सब गलत थोड़े है। ठीक, तो कहा कि एक काम करो, जार निकोलस की सबसे हथियार छीनो, ये सब हम लोग गोली मार देगा। ठीक, उसके बाद उसका एगो अपना सेना था, एकदम विश्वास करे वाला, उसका नाम क्या है, प्रेओब्रांसेस्की। ये है जार निकोलस का सबसे विश्वसनीय सेना के टुकड़ी, कि कोई अगर साथ नहीं देगा तो हमारा साथ कौन देगा। इसमें जो भी है 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो जो भी सेना है वो साथ रहेगा। इसके पास गया, कहा कि एक काम करो, वो सब सेना कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, ज्यादा बोलेगा तोरे मार देंगे, जाओ तू सब। वो सब कहा कि हमनी हमनी के मौका मिलता तो हमनी ठोक देबू। यानी कि इसका जो सबसे विश्वसनीय सेना के टुकड़ी है वो भी इसके खिलाफ हो गया। यानी 1917 वो टाइम है जब जार निकोलस के पाप के घड़ा पूर्णतः भर चुका है। इसका सेना जो पर्सनल है, यानी एक तरह से कहो कि जो इसका बॉडीगार्ड है, वो भी इससे तंग आ चुका है, वो भी इसके विरुद्ध हो गया। और इस क्रांति में समझ में आ गया जार निकोलस को कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जनता जो कहेगा वो माने पड़ेगा, ना तो इसे कखनियों हमरा गोली मार देगा। ठीक, और जाकर के 12 मार्च को, 7 को शुरू हुआ, 5 दिन के अंदर जार निकोलस कहा कि ये भाई हम गद्दी छोड़ दी थी, तोरा जे करना है कर, हमरा छोड़ दे। वो गद्दी छोड़ दिया, और रूस की क्रांति यहाँ पे एक तरह से कहो कि
खत्म हो गया। पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, एक तरह से खत्म हुआ कि जार निकोलस को हटा दिया गया और सरकार में नया व्यक्ति आएगा। कौन आएगा? रोमनो वंश के अंत हो गया है, जार शाह का अंत हो गया और पहला बार यहाँ पे आएगा बर्जुआ वर्ग का शासन, यानी कि जिसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक आते हैं, उन लोगों का शासन आएगा। राजा का काम खत्म, जनता की शासन शुरू। कब? मार्च में, 15 मार्च के सरकार के गठन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये लोग जो बने सरकार में आए, ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? बर्जुआ वर्ग के हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, तो काम भी किसके लिए हो रहा है? वकीलों के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, शिक्षक के लिए। और देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? किसान और मजदूरों की। तो किसान मजदूर कहा कि हमने आंदोलन करके राजा को तो हटा दिए, लाए अपने बीच के लोग को, लेकिन उससे भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आंदोलन फिर होगा। अब की किसके खिलाफ? जो बर्जुआ वर्ग है, जो शिक्षक, वकील लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्गों का जो सरकार है, उसके खिलाफ। कौन आंदोलन करेगा? जो किसान और मजदूर है वो लोग, कि नहीं अब इसके खिलाफ आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। और इसी के बीच में यहाँ पे आगे चल के आता है लेनिन। और लेनिन जब आएगा तो कहेगा कि बउआ रे, अभी आंदोलन, क्रांति खत्म नहीं हुआ है, जब तक किसानों मजदूरों की सरकार नहीं बनेगी, क्रांति तब तक चलती रहेगी। और यहाँ पे जो बर्जुआ वर्ग है ना, उसमें सरकार में कौन था? तो नाम याद रखना, उसका नाम है केरेंसकी, व्यक्ति के नाम है केरेंसकी। तो इसी की सरकार थी। आगे लेनिन आएगा, कहेगा कि बउआ रे, तू सरकार में आया, राजा के हटा के, बढ़िया बात है, लेकिन तोरा से सब जनता खुश नहीं है, किसान मजदूर खुश नहीं है, तो आंदोलन फिर होगा। और लेनिन क्या करेगा? इसको सरकार में से हटा देगा और खुद बैठेगा सत्ता में। और लेनिन आएगा तो वहां से करेगा कई सारे सुधार। समझ गया? 2 दिन के और तुम्हारा ये क्लास है। इसमें आप लोगों को हम ये बता दें, हम लोग 9th से ही विदेश की राजनीति, इतिहास वगैरह जो भी वो पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि नाम ऐसे ऐसे आते हैं जिसको हम पहली बार सुनते हैं। अब केरेंसकी आज से पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, तो नाम को लेकर के थोड़ा सा हो जाता है टफ। तो चैप्टर में कुछ पॉइंट आपको टफ लगे होंगे, तो उसका उपाय यही है कि यहाँ पे आपको बार बार टेस्ट होते रहता है, चैप्टर बता दिया जाता है, आप बस बार बार जो ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, जो नोट्स देंगे, उसको पढ़ते रहिएगा। हम गारंटी देके कहते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है? तो कल इसमें से बबुआ हम सुनेंगे, याद करके आइएगा। कहां से सुनेंगे पता नहीं।